हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम, हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो 29 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर फर्स्ट था, उसके क्वेश्चन है जो सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबको राम राम साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक। तो दोस्तों, ये जो प्रीवियस पेपर हैं उनके आधार से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको किस प्रकार है वो प्रिपरेशन करना है अपने जो सीटेट एग्ज़ाम है उसकी। और क्वेश्चनों से आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि हमें इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके और अपने जो पेपर है जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको एक अच्छी तरह से, यानी एक धार के रूप में तैयारी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके आधार पर आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों, ये स्थूल गत्यात्मक कौशल का कह रहा है। तो ऑप्शन पढ़ लें पहले। तो ऑप्शन है, तो क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कागज़ को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना। तीसरा कह रहा है धागे में माला पिरोना। चौथा कह रहा है खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से मारना। तो दोस्तों, आपको स्थूल गत्यात्मक कौशल देखना है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कौन सा हो सकता है। तो पहला कह रहा है चित्र बनाने में, यानी दोस्तों ये कौशल हैं वो स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के कौशल होते हैं। तो आपको ये स्थूल को गत्यात्मक है उसका उदाहरण देखना है कौन सा है। तो ये देखो, चित्र कह रहा है ना, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। अगर किसी का आप चित्र बना रहे हो तो उसमें पेन है वो आप उंगलियों से पकड़ोगे। फिर दूसरा कह रहा है कागज़ को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना। अगर कागज़ को काटना है तो कैंची है, कैंची से काटना पड़ेगा और वो आपको क्या है, उंगलियों से पकड़नी पड़ेगी। फिर तीसरा कह रहा है धागे में माला पिरोना। धागे में माला पिरोना, तो ये क्या है, जैसे कोई धागा है उसमें हम माला पिरोते हैं तो वो भी उंगलियों के माध्यम से होता है। लेकिन डी ऑप्शन क्या कह रहा है, खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से मारना। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन हैं शुरू के, तो ये तो क्या कह रहे हैं, उंगलियों के माध्यम से हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, पूरे शरीर के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काश से की ओर बढ़ता है। ये कह रहा है कैसे, किससे किसकी ओर बढ़ता है। बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है, केंद्र से बाएं की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों, आपको विकास के सिद्धांत पते होंगे, तो उसके हिसाब से ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि बच्चों का विकास है वो केंद्र से बाएं की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपका आंसर ये कौन सा हो जाएगा, इसके हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा, केंद्र से बाएं की ओर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कथन और निष्कर्ष अर्थात जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके क्वेश्चन है, और ये अच्छे क्वेश्चन है। इसको ऐसे क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से आपको देख के जाना है। तो ये कह रहा है, कथन कह रहा है, कथन ए, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, बच्चे का जो सामाजिकरण है वो सर्वप्रथम परिवार में उनके माता पिता द्वारा होता है।
और ये कारण क्या कह रहा है, परिवार है वो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। तो दोस्तों आपको ये बताना है जो कथन है और कारण है इनमें से कौन सा सही है, या फिर दोनों सही हैं, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले ऑप्शन पढ़ें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं। फिर कह रहा है आगे, और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन देखें, ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है वो नहीं करता है। फिर सी ऑप्शन कहें तो ए सही है परंतु बी गलत है। और फिर आगे बात करें, ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है डी नंबर, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा होने वाला है। तो आपका जो 3 नंबर का है वो आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों क्योंकि इसका रीज़न आपको सब दे रखा है कि बच्चे का जो समाज का विकास है वो सर्वोत्तम प्रवाह से शुरू होता है और वो भी माता पिता के द्वारा। तो ये बात एकदम राइट है। और फिर ये कह रहा है बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि बच्चे का जो प्राथमिक पाठशाला है वो परिवार ही होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ये कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। जीन पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो 3 से 6 आयु वाले बच्चे हैं उनको कौन सी है वो अवधारणा सिखानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उनको संरक्षण सिखाना चाहिए, या अनुक्रमिकता सिखानी चाहिए, या सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, या तार्किक अनुप्रयोग। तो दोस्तों जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें 4 स्टेज बताई थी, आपको बताइए। तो 4 स्टेजों में से ये कह रहा है जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं और उस स्टेज में क्या सीखते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो ये स्टेज की बात करें सबसे पहले, तो ये कह रहा है 3 से 6। दोस्तों पहली अवस्था तो कौन सी होती है, 0 से 2, और दूसरी कौन सी होती है 2 से 7, तीसरी 7 से 11, और चौथी 11 से वयस्क अवस्था तक। तो ये कौन से में आ जाएगा फिर, 3 से 6 वाला 2 से 7 वाले में। तो अब 2 से 7 वाले में यानी हो गया आपका दूसरी स्टेज। तो दूसरी स्टेज में आपका ये उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें, संरक्षण, अनुक्रमकता, या सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, या तार्किक अनुप्रयोग। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका राइट आंसर है वो सांकेतिक प्रतिनिधिकरण के द्वारा है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत था कॉग्निटिव थ्योरी, उसके अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इनमें से कोई सा भी पेपर साइकोलॉजी का हो तो उनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इन जो जीन पियाजे से संबंधित और वाइगोत्स्की से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उनको अच्छी तरह से समझकर इसके ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखें, संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या कह रहा है ये, अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित। दोस्तों ये श्रेणी में व्यवस्थित करने की कह रहा है तो इसका मतलब उसके मानसिक विकास हो रहा है यानी गणनाओं से संबंधित हो रहा है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो 5 नंबर में कौन सा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन आपका जो डी है, सी है, वो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ये कह रहा है संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था
तो पहला ऑप्शन पहाड़, वस्तु स्थायित्व, तीसरा स्कीमा, चौथा समीपवर्ती विकास। तो दोस्तों ये जीन पियाजे के अनुसार ही पूछ रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो पहाड़ ये किस में आता है, वाइगॉट्स्की, तो ये हट गया। दूसरा वस्तु स्थायित्व, ये हट गया। फिर समीपवर्ती विकास, ये कौन सा, कोलबर्ग के अनुसार आ जाता है। तो बचा कौन सा, स्कीमा, तो ये आपका राइट आंसर स्कीमा हो जाएगा। फिर अगली बात करें, दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे जो सीटेट के क्वेश्चन आते हैं उनका सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगे। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, वो उनका सॉल्यूशन है वो उतना ही इजी निकलता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे दिव्या अपने दोस्तों के कार्यों को जैसा का तैसा, यानी जिस प्रकार बच्चे कर रहे हैं उसी प्रकार टिट फॉर टेट मानसिकता के आधार पर जांचती है। और कोलबर्ग सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में दिव्या संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। दोस्तों ये कह रहा है कि जो दिव्या है अपने दोस्तों को टिट फॉर टैट की मानसिक अवधारणा पर जांचती है, तो उसके अनुसार कौन सी स्टेज में वो चल रही है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, शायद पहला ऑप्शन है परंपरागत, दूसरा है पूर्व परंपरागत, तीसरा उच्च उत्तर परंपरागत, चौथा औपचारिक परंपरागत। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आपको बी नंबर क्वेश्चन, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सा हो जाएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है जब स्टूडेंट किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पहाड़ यानी हेल्प, पहाड़ का मतलब होता है हेल्प, वाइगॉट्स्की ने दिया था, प्रदान कर सकते हैं। और कौन करते हैं, अध्यापक। तो देखें पहला ऑप्शन कह रहा है उनमें असफलता का भय पैदा करके। तो दोस्तों ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये तो ऑप्शन हट ही गया। बी ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है उनमें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। आगे क्वेश्चन देखें तो ये कह रहा है प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ना। और सी कह रहा है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करना। तो दोस्तों निरुत्साह ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, कुछ विकर्षण, तो ये नेगेटिव हो गया। तो आपको अगर हेल्प करनी है तो उसको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दीजिए, तो वो क्या है, अपने कार्य को संपूर्ण कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, उनमें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही क्रम देखना है आपको। सिद्धांतवादी, कौन सा सिद्धांतवादी ने क्या किया दिया था ये देखना है आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है वाइगॉट्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण दिए थे, जीन पियाजे ने पहाड़ दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने जी घटक बुद्धि दी थी, कोलबर्ग ने संवेगात्मक परिपक्वता दी थी। तो दोस्तों इसमें से जो सही युग्म देखना है आपको, सही कौन सा युग्म है। तो आपका सही युग्म कौन सा हो जाएगा, 9 में कौन सा हो जाएगा, पहला, यानी वाइगॉट्स्की का कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये एकदम राइट हो जाएगा। और ये देख कह रहा है जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने पाठ दिया ही नहीं था, ये तो वाइगॉट्स्की ने दिया था। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसलिए ये हट गया। और कोलबर्ग ने 4 स्तर बताए थे। तो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वाइगॉट्स्की का सामाजिक उपकरण एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। दोस्तों ये कह रहा है एक जो प्रगतिशील कक्षा है ना वो किसे सम प्लस उन्नत यानी समुन्नत करती है। तो पहला कह रहा है ज्ञान सृजन में,
दूसरा विषय वस्तु को रटने में, सामाजिक संदर्भों के अलगाव से, या विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में परस्पर विमुखता का भाव पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर तो आपका कौन सा हो जाएगा 10 नंबर में? ज्ञान का सृजन की चाह है, वो आपकी जो प्रगतिशील कक्षा है वो ज्ञान के सृजन की चाह करती है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की सृजन की चाह। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये कह रहा है मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से सुनना, कहना क्या चाह रहा है, इसका आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। मधुलिका का नृत्य और योग की कला में निपुण है। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार देखना है आपको, उसके पास किस विकास की वृद्धाय बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो पहला कह रहा है अंतर्वैयक्तिक या दूसरा अंतर्वैयक्तिक। दोस्तों जी अंतरैन में दोनों में पहले और दूसरे ऑप्शन में, पहला कह रहा है अंतःवैयक्तिक और बी ऑप्शन कह रहा है अंतर्वैयक्तिक, और तीसरा कह रहा है शारीरिक गतिक संवेग, और चौथा कह रहा है संवेगात्मक। तो दोस्तों आपको पहली जो क्वेश्चन की पहली लाइन है उससे ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो ये कह रहा है मधुलिका नृत्य और योग। दोस्तों अगर आप किसी बच्चे पे नृत्य करवाओगे और योग करवाओगे, अगर किसी बच्चे पे आप डांस करवा रहे हो या फिर उस पे योगा करवा रहे हो, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक किसी अंग से करे या दोनों खाली हाथों से कर सके, ये पूरे शरीर से करेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? शारीरिक गतिक संवेदी। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, दोस्तों जब टीचर है वो कक्षा में प्रश्नोत्तर करता है उस दौरान कह रहा है एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम और प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है। दोस्तों ये तो एक तरह से पक्षपात हो गया ना, लिंग भेद हो गया, तो ये तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और ये कह रहा है एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम और प्रश्न पूछने को अवसर दे रहा है, यानी लड़कियों को नहीं दे रहा है। तो ये कह रहा है यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? तो कौन सी प्रस्तुति हो जाएगी? जेंडर सशक्तिकरण। ये तो हो ही नहीं सकता, सशक्तिकरण नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्या है? अलगाव कर रहा है। समानता नहीं होगी क्योंकि असमानता कर रहा है। फिर समतुल्यता, समतुल्य समान व्यवहार कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन ये क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है, लिंग भेद कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो जेंडर पक्षपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जेंडर पक्षपात। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं अधिगम दर। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है। अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नता किसका परिणाम है? जो अधिगम की दर होती है, सीखने की दर, लर्निंग रेट, तो उसमें जो व्यक्तिगत भिन्नता हैं वो किसका परिणाम है? केवल और केवल किसका? आनुवंशिकता का। और केवल किसका? पर्यावरण का। केवल और केवल या फिर किसी का नहीं। तो दोस्तों अगर व्यक्तिगत भिन्नता किसी का परिणाम है तो वो किसका हो जाएगा? एक तो उसमें इम्पोर्टेंट तो क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता, और दूसरा पर्यावरण। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट हो जाएगा। फिर आगे बात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट का जो प्रिय क्वेश्चन आने वाला, तो वो वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है आकलन के संदर्भ में निम्न में से सही कौन सा है? यानी जो असेसमेंट करते हैं बच्चों का, तो उनमें से सही पूछ रहा है, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो पहले की बात करें तो पहला कह रहा है आकलन मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड टेस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है मानदंड संदर्भित परीक्षण और मानकों को निष्पादन तुल्यता का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अधिगम के लिए आकलन है वो विद्यार्थियों द्वारा सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं आकलन
को भी शामिल करता है। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही चल रहा होगा इसमें कि ये कहना क्या चाह रहा है। आकलन के संदर्भ में आपको सही कथन देखना है, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो सबसे बेस्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, एक तो बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, तो एक्टिव हो रहे हैं तो उसके हिसाब से पहली बात तो, और फिर दूसरी बात देखें इसमें सेल्फ असेसमेंट चल रहा है, यानी बच्चा स्वयं आकलन भी उसमें शामिल कर रहा है। तो इसलिए इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शनों में से तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज कराई है कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नाम ध्यान रखें श्याम ऑफिशियल, और इसको जितना हो उतना दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।